नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा, जो कि ग्राम विकास अधिकारी के जो मेंस का पेपर है उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है ऊर्जा। तो ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा से संबंधित जो भी परियोजनाएं हमारे राजस्थान में चल रही है वो सारा कंप्लीट जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वैसे काफ़ी लंबा है ये टॉपिक, तो क्या करेंगे, इसका दो पार्ट कर देते हैं। आज पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़ी वीडियो है इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और ये मतलब कंप्लीट ऊर्जा जो एनर्जी है वो कंप्लीट टॉपिक इसके अंदर समाहित मिल जाएगा आपको। बिल्कुल इससे बाहर कुछ भी आने की संभावना नहीं रहेगी यदि आपने इस टॉपिक को कंप्लीट देख लिया है तो आज की वीडियो में और अगली वीडियो में। तो देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ग्राम विकास अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। ग्राम विकास अधिकारी के नाम से एक पीडीएफ वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर ग्राम विकास अधिकारी का जो भी सिलेबस है उससे संबंधित सारी वीडियो जो है उसके अंदर मिल जाएंगी। आपको जो वीडियो चाहिए वो देख सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी अगर कोई सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें। उस जो भी टॉपिक आप बताएंगे उसकी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पर उसका वो पीडीएफ मैं डाल दूंगी यदि आपको चाहिए होगी तो काफ़ी सारी वीडियो जो है ग्राम विकास अधिकारी के लिए पड़ी हुई हैं। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी सेकंड ग्रेड के जो राजस्थान का भूगोल है वो लगभग ख़त्म होने को आया है। राजस्थान का भूगोल कंप्लीट टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा दिया गया है। एक आध टॉपिक बच रहा है जो कि आने वाले समय में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो उसकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संसाधन, जो प्रश्न पूछा जाता है वो या तो किसी परियोजना पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर ऊर्जा संसाधनों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संसाधन परंपरागत संसाधन है या गैर परंपरागत संसाधन है या नवीनीकरणीय संसाधन है या अनवीनीकरणीय, यानी कि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हर तरीके के जो हर तरीका जो है वो इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। फिर भी यदि आपको कोई कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे की वीडियो में इसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे। संसाधनों से मतलब है कि किस चीज़ से ऊर्जा प्राप्त होती है उनकी बात करेंगे। तो ऊर्जा प्राप्त करने के जो स्रोत हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत स्रोतों में कौन कौन सी चीज़ें आती है तो देखिए, सारी डिटेल से हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परंपरागत स्रोतों में आता है जलावन। जलावन का मतलब है लकड़ी वगैरह जो हम जला करके जिससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उपले, जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं वो। कोयला, पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, आणविक ऊर्जा, ये सारे क्या है, परंपरागत स्रोत हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो गैर परंपरागत स्रोतों में आती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा। ये सारी चीज़ें जो है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम जलावन और उपलों की। मतलब एक एक बिंदु जो है, जो भी हमने यहाँ पे सोर्सों की बात की है उनको भी छोटी छोटी बातें हम उनकी देख लेते हैं। सबसे पहले जलावन और उपलों की बात करते हैं। तो अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज भी ग्रामीण घरों में ऊर्जा की जरूरत का 70% भाग उपलों से पूरा, उपला और जलावन यानी कि लकड़ियाँ और जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं उनसे जो ऊर्जा ज़रूरत होती है वो 80-70% तक की ऊर्जा उन्हीं से प्राप्त होती है। इसी वजह से, इसी जलावन की वजह से जंगल जो है तेज़ी से कम हो रहे हैं, इसलिए जलावन की लकड़ियाँ पहले से अधिक मुश्किल से मिलती हैं। उपले गोबर से बनते हैं लेकिन गोबर से खाद बनाकर गोबर को बेहतर उपयोग हो सकता है, इसके लिए हमें उपलों का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ऊर्जा के जो सोर्स हैं जलावन और उपले, उनकी बात की गई है कि आज भी गाँवों में 70% जो है चूल्हे में आग जला करके ही खाना पकाया जाता है। यानी कि ज़्यादातर जो आवश्यकताएं मतलब ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति लकड़ियों और गोबर से की जाती है। लकड़ियों की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसलिए जंगल की कटाई करनी पड़ती है और उससे जंगल भी तेज़ी से कम हो रहे हैं। उपले, गोबर से उपले बनाए जाते हैं इसलिए गोबर को खाद के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता। यदि उपला बनाना कम कर दिया जाए तो गोबर को खाद के रूप में उपयोग करके उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दूसरा बात करी थी हमने कोयले की। तो अगर कोयले की बात करें
तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला सबसे अधिक महत्व है। यानी कि कोयला जो है वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं कोयले के: संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय, इन तीनों के आधार पर। यानी कि काफ़ी समय लगता है जिस कोयले को बनने में, तो वो अलग प्रकार का होगा। कम समय में बनने वाला कोयला अलग प्रकार का होगा। तो अलग अलग तरीके के जो मतलब 3 तरीके से कोयले को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो है लिग्नाइट। और ये लिग्नाइट जो कोयला है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। लिग्नाइट भूरे रंग का होता है, ये निम्न दर्जे का कोयला होता है। देखिए तबीयत में काफ़ी कुछ सुधार हो गया है, फिर भी पता नहीं कल तक क्या रहे। कोशिश कर रही हूँ वीडियो पूरा करने की। चलिए आगे चलते हैं। लिग्नाइट मुलायम होता है, इसमें अधिक नमी होती है। तमिलनाडु के नेवली में लिग्नाइट कोयले के मुख्य भंडार हैं। लिग्नाइट का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला होता है, जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, भूरे रंग का होता है, मुलायम होता है, नमी अधिक होती है इसमें, और इसके मुख्य भंडार जो है वो तमिलनाडु के नेवली में है, और बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे कोयला जो आता है वो होता है बिटुमिन्स। बिटुमिन्स कोयला जो होता है ये मीडियम क्वालिटी का होता है। इस प्रकार के कोयले का निर्माण उच्च तापमान और अधिक गहराई में दबने के कारण हुआ। यानी कि टेम्परेचर अधिक रहा होगा और काफ़ी गहराई में किसी भी जीवाश्म वगैरह या पेड़ पौधों के दबने के कारण इस प्रकार के कोयले का निर्माण हुआ। यह कोयला वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए के दृष्टिकोण से सबसे लोकप्रिय माना जाता है। लौह उद्योग के लिए बिटुमिन्स कोयले को आदर्श माना जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे कि लौह उद्योग में जो कोयला उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा होता है, तो बिटुमिन्स होता है। बिजली उत्पादन की बात करी थी हमने, तो वो लिग्नाइट कोयला था। और तीसरे नंबर का कोयला आता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला, और ये सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है, यानी कि हाई क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ये बहुत ही टाइट होता है और ये सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला होता है। भारत में जो कोयला पाया जाता है वो मुख्य भूगर्भीय युगों की चट्टानों की परतों से मिलता है। और गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। गोंडवाना कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है। इस क्षेत्र में झरिया, रानीगंज, बोकारो में कोयले के मुख्य खदानें हैं। कोयले के भंडार की बात करें तो गोदावरी, महानदी, सोम और वर्धा की घाटियों में भी कोयला मिलता है। टर्सरी निक्षेप के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। यदि हम पूर्वोत्तर की बात करें, यानी कि पूर्व साइड के जो राज्य हैं उनकी बात करें, तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये यहाँ पर टर्सरी कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोयले के बाद पेट्रोलियम की। तो जो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य संसाधन है उसमें दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम आता है, सबसे पहले नंबर पे कोयला, और कोयले के बाद संसाधन मुख्य रूप से पेट्रोलियम। ऊर्जा के स्रोत के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में भी कई उद्योगों में किया जाता है। यानी कि पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में भी अन्य उद्योगों के अंदर उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल इत्यादि। भारत में पाया जाने वाला पेट्रोलियम टर्सरी चट्टानों की अपनति एवं भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की सरंध्र परतों में तेल पाया जाता है, जो बाहर भी बह सकता है, लेकिन बीच बीच में स्थित असरंध्र परतों के कारण इस तेल के रिसाव की रोकथाम होती है। जिसके अलावा सरंध्र और असरंध्र परतों के बीच बने फोल्ड्स में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। गैस हल्की होती है, इसलिए सामान्यतः तेल के ऊपर पाई जाती है। यानी कि जो राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो टर्सरी चट्टानें होती हैं उनके साथ साथ ये पेट्रोलियम पाया जाता है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, जो दोनों पत्थरों की जो परत होती है, उनके परत के बीच में तेल होता है और तेल के ऊपर गैस होती है, क्योंकि गैस हल्की होती है। इसके रिसाव ना होने का कारण क्या है? असरंध्र परतें होती है। असरंध्र का मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार के रंध्र नहीं होते जिनसे उसका रिसाव हो सके, इसलिए तेल उसी के अंदर होता है। तो ये हमारे राजस्थान में भी मिलता है। मुंबई हाई से भारत को 63% पेट्रोलियम निकलता है। 18% पेट्रोलियम गुजरात से मिलता है और 13% जो है वो असम से आता है।
अंकलेश्वर में गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र है अंकलेश्वर। असम भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक है। देखिए, असम से मिलता मात्र 13% ही है, लेकिन ये सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक है। और यहाँ पर कौन कौन सी जगह पर मुख्य तेल के कुएं हैं? तो एक तो डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन, ये असम के प्रमुख तेल कुएं हैं। सबसे ज़्यादा भारत में तेल कहाँ से मिलता है? तो मुंबई हाई से। सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम मिलता है गुजरात से 18% और 13% असम से। लेकिन सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक जो है वो असम ही है। और असम में डिगबोई, नहरकटिया, मोरन हुगरीजन, ये असम के प्रमुख तेल कुएं हैं। बात करें प्राकृतिक गैस की, तो पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम के साथ साथ ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अकेले प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती, पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है इसलिए तेल से ऊपर मिलती है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल ईंधन और कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों की खोज हुई है। इसके अलावा खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई और अंडमान निकोबार में भी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं। सबसे ज़्यादा गैस जो प्राकृतिक गैस है उसका इस्तेमाल ईंधन में और कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन को पश्चिम और उत्तरी भारत के खाद्य, उर्वरक और औद्योगिक क्षेत्रों को एक 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जोड़ा गया है। जहाँ पर गैस के भंडार मिले हैं मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसको पश्चिमी और उत्तर भारत के खाद्य, उर्वरक और औद्योगिक क्षेत्रों को एक 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन से जोड़ा गया है। प्राकृतिक गैस को मुख्य रूप से उर्वरक और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो गाड़ियों के ईंधन के रूप में भी सीएनजी के रूप में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड की हुई है, का भी इस्तेमाल होने लगा है। यानी कि बिजली उत्पादन में और उर्वरक के रूप में तो इसका उपयोग होता ही होता था, साथ ही साथ आजकल पेट्रोल की जगह भी इस प्राकृतिक गैस ने ले ली है। यानी कि गाड़ियों के ईंधन के रूप में, यानी कि इस प्राकृतिक गैस की बात करें तो नेचुरल जो गैस होती है उसको संपीड़ित करके, यानी कि कंप्रेस करके उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है बिजली। तो विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से 2 तरीके से होता है, एक तो पन बिजली और एक थर्मल पावर। एक तरीके से बहते पानी से टरबाइन चलाया जाता है, दूसरे तरीके में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है। वो पन बिजली वाले में तो पानी से टरबाइन चलाई जाती है, बहते हुए पानी से टरबाइन चला करके और फिर बिजली बनाई जाती है। और थर्मल पावर में जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो, या फिर कोयला या फिर प्राकृतिक गैस, इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप से टरबाइन को चलाया जाता है, तो वो थर्मल पावर कहते हैं उसको। और फिर उस भाप से देश के प्रमुख पन बिजली उत्पादक है भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपिली हाइडेल प्रोजेक्ट आदि। भारत में 300 से ज़्यादा थर्मल पावर स्टेशन है। पन बिजली के उत्पादक कौन कौन से बताए? भाखड़ा नांगल बताया, दामोदर वैली बताई और कोपिला हाइडेल प्रोजेक्ट, ये तो पन बिजली उत्पादक है और 300 से ज़्यादा थर्मल पावर है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। अब हम बात कर लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की, उसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो सबसे पहले तो परमाणु ऊर्जा। परमाणु की संरचना में बदलाव करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और संरचना में बदलाव किस प्रकार से होता है? तो इस प्रक्रिया में बहुत ही भारी मात्रा में ताप ऊर्जा, मतलब जो बदलाव की प्रक्रिया होती है, परमाणु की संरचना में जो बदलाव होता है उसकी वजह से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ताप ऊर्जा निकलती है। और इस ताप ऊर्जा का इस्तेमाल करके भी बिजली पैदा की जाती है। ताप ऊर्जा से भाप बनाई जाती है और फिर भाप से टरबाइन चला करके बिजली पैदा की जाती है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये खनिज झारखंड और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। किस चीज का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के निर्माण में? यूरेनियम का और थोरियम के।
राजस्थान और झारखंड दोनों जगह इसकी ये दोनों जो है यूरेनियम और थोरियम दोनों प्राप्त होते हैं। केरल में पाई जाने वाली मोनाटाइज रेत में भी थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सौर ऊर्जा, देखिए यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स जो है वो एक ही तरीके से हम बात करें कि नवीनीकरण सोर्स होंगे। जब हम आगे नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें नवीनीकरण में शामिल है, कौन कौन सी अनवीनीकरण में। ध्यान रखना है, प्रश्न नवीनीकरण अनवीनीकरण से भी पूछा जा सकता है, परंपरागत और गैर परंपरागत से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। तो देखिए सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो फोटो वोल्टाइक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी टेक्निक से? फोटोवोल्टाइक टेक्निक से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भुज के निकट माधोपुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट बनाया गया है। भुज के निकट माधापुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट बनाया गया है। सौर ऊर्जा से भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगती हैं और सौर ऊर्जा से ग्रामीण इलाकों में जलावन और उपलों पर निर्भरता कम करने की मदद मिलेगी। यानी कि सौर ऊर्जा के थ्रू ही एनर्जी एकत्रित करके जो भी घरों में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाएगी और ये जो जलावन और उपले हैं इनकी निर्भरता को कम किया जाएगा, जिससे जीवाश्म ईंधन की संरक्षण भी बेहतर तरीके से होगा। और सौर ऊर्जा है वो पर्यावरण हितैषी। जितने भी हमारे परंपरागत जो सोर्स होते हैं वो सारे पर्यावरण हितैषी नहीं होते, जबकि गैर परंपरागत जितने भी ऊर्जा के सोर्स होते हैं वो सारे पर्यावरण हितैषी होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है किसी तरीके से रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो हर चीज़ को आपको माइंड में रखना है। परंपरागत का मतलब तो ये हो गया कि जिसको हम कहीं से न कहीं से निकाल करके, जिनको लिमिटेड जिसके सोर्स है और उनको उपयोग में ले रहे हैं, वो तो परंपरागत हो गए। और गैर परंपरागत हो गए जो अनलिमिटेड सोर्स है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और जिसको उपयोग करके हम काफ़ी मतलब जो परंपरागत स्रोत है उनको संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सौर ऊर्जा पढ़ ली। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा ऊपर से सूर्य प्रकाश दे रहा है, हमको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को कितना भी यूज करें कम कभी नहीं पड़ने वाला है वो। दूसरा पवन ऊर्जा, तो हवा चल रही है उसका हम कितना भी यूज कर ले वो हवा कभी भी कम होने वाली नहीं है। भारत को अब विश्व पर पवन सुपर पावर माना जाता है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा जहाँ उत्पादित की जाती है वो है भारत। तो भारत को विश्व में पवन सुपर पावर माना जाता है। सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु के नागरकोइला में से मदुरई तक लगे हुए हैं। विंड फार्म जो लगे हुए हैं वो तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक लगे हुए हैं। ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और तमिलनाडु महत्वपूर्ण है। वह महाराष्ट्र होगा ये। ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है। तो ये हुई हमारी पवन ऊर्जा की बात। अब बात कर लेते हैं बायोगैस की। तो देखिए खरपतवार, जो भी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं, चाहे वो खरपतवार हो, कृषि अपशिष्ट हो या फिर पशु और मानव का अपशिष्ट हो, इन सब से ही क्या बनाया जाता है? बायोगैस बनाई जाती है। केरोसिन, उपले और चारकोल की तुलना में बायोगैस अधिक कार्यकुशल है। बायोगैस प्लांट को म्यूनिसिपल या फिर कॉरपोरेटिव और व्यक्तिगत स्तर पर भी बनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट में हमें ऊर्जा के साथ साथ खाद भी मिलती है, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है हमारा, जो चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो मानव और पशुओं से संबंधित हो या फिर खरपतवार हो, उन सब से ही बायोगैस बनाई जाती है। और इसमें ये भी पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण को कोई नुकसान इससे नहीं होता है और साथ ही साथ इसके साथ हमें क्या मिल जाती है? खाद मिल जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है फसलों के लिए और भूमि के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा। जब पानी के अंदर जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो उससे भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। समुद्रों के अंदर जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं उससे भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और ये ऊर्जा भी हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर आती है और इससे भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और ये भी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है।
ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है, जिसके लिए ज्वार वाले तटों पर बांध बनाया जाता है। ज्वार के समय पानी बांध के पीछे पहुंचता है और गेट बंद होने से वहां जमा होता है। जब ज्वार चला जाता है तो गेट खोल दिया जाता है ताकि पानी वापस समुद्र की ओर चला जाए। पानी के बहाव से टरबाइन चला करके बिजली बनाई जाती है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट भी बनाया गया है। अब देखिए, जब ज्वार आता है तो पानी जो है पीछे की तरफ चला जाता है और काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। फिर जैसे ज्वार चला जाता है तो फिर गेट खोल करके उस पानी को समुद्र में जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो जो पानी काफ़ी बहाव से जाता है, उस बहाव से ही टरबाइन चला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा कच्छ की खाड़ी में, कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट लगाया गया है, बनाया गया है। भारत में प्रयोग के तौर पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के 2 संयंत्र लगाए। हाँ, एक इसके अंदर का एक और सोर्स आता है भूतापीय ऊर्जा, जिसमें से 2 संयंत्र भारत में लगे हुए हैं इससे संबंधित। एक तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में और दूसरा लद्दाख के पूगा घाटी में। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के 2 संयंत्र लगाए हुए हैं। भूतापीय ऊर्जा से एक तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में और दूसरा लद्दाख से पूगा घाटी में। इसके अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के जो दोनों सोर्स हमने पढ़े थे, परंपरागत और गैर परंपरागत। इन दोनों स्रोतों की आपस में तुलना करते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि परंपरागत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत कौन से होते हैं। यदि मान लो एक प्रश्न आ जाए कि निम्न में से सत्य है या असत्य है, तो वहां पर 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हो सकते हैं इनसे संबंधित, तो वहां भी आप आराम से इजीली प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो सबसे पहले इनकी जो आपस में तुलना की जा रही है, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो बताया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले कुछ घटक बनाए गए हैं जिनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहले अर्थ, परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उस परंपरागत और गैर परंपरागत का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले परंपरागत स्रोत की बात करेंगे हर जगह, फिर गैर परंपरागत की करेंगे। तो देखिए, परंपरागत स्रोत से मतलब है कि ऐसे सोर्स जो हम लंबे समय से उपयोग में ले रहे हैं, हमको उसी की नॉलेज ज़्यादा है, उसको आमतौर पर लंबे समय से उपयोग में लिया जाता है, उसको परंपरागत कहते हैं कि भाई ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से हम इसी का उपयोग करते हैं। चूल्हे पे लकड़ी से ही रोटियां बनाते आ रहे हैं परंपरागत तौर पर, तो उसी से ही बनाते आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब हमने क्या भी पता कर लिया कि भाई हम गैस से भी रोटियां बना सकते हैं। अब गैस के साथ साथ अभी बिजली के इंडक्शन चूल्हे भी आ गए हैं, तो उससे भी हम रोटियां बना सकते हैं। ये हो गए गैर परंपरागत में, यानी कि लंबे समय से उपयोग में जो सोर्स आ रहे हैं उनको कहते हैं परंपरागत। और कुछ दशकों पहले ही जिनकी पहचान हुई है कि भाई इससे भी हम ये सब कर सकते हैं, तो वो आ गए गैर परंपरागत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। अच्छा, दूसरा चीज है, दूसरा जो घटक है, पहला घटक था हमारा अर्थ, उसका क्या अर्थ है। दूसरा है हद। हद का मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या सीमाएं हैं इसकी। तो देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की बात करें तो अधिक खपत के कारण ये समाप्त हो सकते हैं, मतलब इनकी एक लिमिटेशन है, ये लिमिट के हैं लिमिटेशन है इनकी, ये लिमिट से है, एक हद तक ये ही चल सकते हैं, उसके अलावा आगे फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मान लो लकड़ी की बात कर लें, हम बिल्कुल अपने घर से संबंधित बातें करें तो लकड़ी की बात करें तो अगर हम कंटिन्यू लकड़ी को जलाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लकड़ियों की तो वैसे ही पहले ही शॉर्टेज है, पेड़ पौधे वैसे ही नहीं है, तो लकड़ियाँ जो है वो कम हो जाएंगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो ये कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता इनको। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से आजकल बिजली बनने लगी। अब बिजली जो बनती है वो या तो कोयले से बनती है, कोयला भी कोई ऐसा तो है नहीं कि हम खुद उसको बना सकते हैं, तो ये तो काफ़ी मतलब एक लिमिटेड भंडार है उसके। जब वो भंडार खत्म हो जाएंगे तो कोयला भी खत्म हो जाएगा। अभी आपने सुन ही लिया होगा कि राजस्थान में कोयले की वैसे ही मारा मारी, अरे कोयला खत्म हो गया इसलिए बिजली नहीं बन रही है। तो ये एक परंपरागत सोर्स है कोयला, जो खत्म हो सकता है, होने की कगार पर ही है। लेकिन अगर हम बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से करें, सौर ऊर्जा के प्लेट लगा करके बिजली बनाएं, तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि
सूरज की जो ऊर्जा है वो हमको हमेशा मिलती रहेगी और ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो ये इसकी एक लिमिटेशंस जो है वो किस में है, परंपरागत सोर्स में, लेकिन गैर परंपरागत में नहीं है। दूसरी बात करें प्रदूषण की, तो देखिए कौन सा जो सोर्स है वो प्रदूषण पैदा करता है। सिंपल सिंपल चीज़ें अगर हम समझे तो जब कोयले को जला करके हम कुछ करते हैं तो वहाँ से भी धुआं निकलता है, लकड़ियों को जलाते हैं वहाँ से भी धुआं निकलता है, यानी कि यहाँ से पर्यावरण प्रदूषण होता है। गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं तो भी पोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब हो गया परंपरागत जो स्रोत है वो बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है, यानी इससे भी जुड़े हुए हैं। जबकि बात करें गैर परंपरागत सोर्स की, तो ये जो है ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये पर्यावरण के प्रदूषण का कारण नहीं है, क्योंकि सूर्य से कितनी भी ऊर्जा इकट्ठी कर लें हम, इसके उपयोग कितना भी ले लें, इससे कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है। अगर हवा को हम कितना भी यूज कर लें, उस हवा से कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा घटक है वो है उपयोग। तो जो किस किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं हम इसका, तो परंपरागत स्रोत जो है इसका मुख्य रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग में भी इसको लिया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे है गैर परंपरागत सोर्स की, तो इसको मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग में किए जाते हैं। अभी तक ज़्यादा मतलब उपयोग इनका हुआ नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इनको भी काफ़ी बड़े स्तर तक इनको उपयोग में लिया जा सके। उसके बाद बात करेंगे खर्चे पर कि किस पर कितना खर्च होता है, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। तो परंपरागत स्रोत जो है वो महंगे हैं, जबकि गैर परंपरागत स्रोत जो है वो कम महंगे हैं, कम खर्चीले हैं। महंगे तो हो सकते हैं लेकिन कम खर्चीले हैं। ये तो हो गई हमारी परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की। अब इसी चीज वही है लेकिन उसका नाम बदल करके नवीनीकरण और अनवीनीकरण के रूप में अगर इससे पूछ लिया जाए तो बस इतना सा ध्यान रखना कि जो गैर परंपरागत है वो तो हो गए नवीनीकरणीय सोर्स और जो परंपरागत है वो हो गए अनवीनीकरणीय सोर्स। तो एक बार वापस से मैं इसको थोड़ा सा वही चीज़ें हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम थोड़ा बदल दिया है। प्रश्न पूछा गया था, कौन से एग्जाम में पूछा गया था, नवीनीकरणीय सोर्स का आरएस में पूछा गया था, मुझे क्लियर ध्यान नहीं है, पर मुझे ये अच्छी तरह पता है कि इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया था नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय सोर्स के बारे में। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि शायद इस तरीके से पूछा गया था, निम्न में से अनवीनीकरणीय कौन सा है या नवीनीकरणीय आरएस में पूछा गया था, शायद मुझे क्लियर याद नहीं है। लेकिन अब भी कोई एग्जाम हुआ था अभी जस्ट और उसमें किसी में पूछा ही गया था। तो देखिए नवीनीकरणीय की बात करें तो वे सभी संसाधन जो अनंत मात्रा में उपलब्ध हैं उन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित हो सकते हैं, वापस से वो ऑटोमेटिक बनते रहते हैं, जैसे बायोमास, ऑक्सीजन, पानी, धूप, अक्षय का मतलब जिनका क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होते, तो अक्षय कहा है नवीनीकरणीय सोर्स को। अक्षय संसाधनों के कुछ सामान्य उदाहरण है। देखिए हम कहते हैं पानी तो खत्म होने के कगार पर, साफ पानी नहीं मिल रहा है लेकिन पानी तो है, पानी तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन हो सकता है उपयोग लायक पानी की कमी हो सकती है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अलग है। तो कुछ क्या बातें करें हम नवीनीकरण की, जो बार बार हम उपयोग में ले सकते हैं, जो खत्म नहीं हो सकते। इन संसाधनों के उपयोग की दर से अधिक या उसके बराबर दर पर प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो नवीनीकरणीय संसाधन है जितना हम इनके उपयोग में लेंगे या तो इससे ज़्यादा या कम से कम इसके बराबर तो वापस से हमको मिल ही जाएंगे, इस अर्थ में कि संसाधन अपने उपभोग के समय तक ही पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जब हम इसको उपयोग कर रहे हैं तो हाथों हाथ ही ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। इस प्रकार के संसाधन प्रकृति में स्थायी होते हैं जो कभी विलुप्त नहीं होते हैं, या ये माना जा सकता है कि इनके वर्षों में निरंतर आपूर्ति होती रहेगी। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि शामिल है। हालांकि कुछ अक्षय संसाधन है जो एक स्थायी रूप से खुद को पुनर्जीवित करते हैं। लकड़ी, ऑक्सीजन, जैव ऊर्जा, पौधे, बीजों आदि से तेल आदि। अब बात करें गैर नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय संसाधन, तो वे संसाधन जो सीमित है, लिमिटेड है, जो भविष्य में
खत्म होने की संभावना है वो गैर नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और एक निश्चित अवधि के बाद ये खत्म हो सकते हैं, जो निर्दिष्ट अवधि में आर्थिक निष्कर्षण को स्थायी करने के लिए पर्याप्त पैमाने पर खुद को पुनर्जीवित नहीं करते। यानी कि ये वापस से अपने आप को इतनी जल्दी से पुनर्जीवित नहीं कर पाते कि जितना हम खपत करें उस हाथों हाथ ये पुनः मिल जाए। ये प्राकृतिक संसाधन परिमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो एक बार उपयोग किया जाता है फिर से भरा नहीं जा सकता। गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के उदाहरण के रूप में कोयला, जीवाश्म ईंधन, कच्चे तेल, परमाणु ऊर्जा आदि ये गैर नवीनीकरणीय पदार्थों के संसाधनों के अंदर शामिल किया गया है। हम गैर नवीनीकरणीय संसाधनों पर बहुत निर्भर हैं क्योंकि वे हमारे लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, पृथ्वी के अंदर गहरे पाए जाते हैं और सदियों से पुनः उत्पन्न होने में लगे हैं। इसलिए गैर नवीनीकरणीय संसाधनों की खपत की दर प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन की दर से अधिक, खपत की दर ज्यादा है प्रजनन की दर से, इसलिए अधिक उपयोग के कारण ऐसे संसाधनों के घटने का डर सदैव बना रहता है। यानी कि जितना हम उपयोग में ले रहे हैं, जिस दर से हम उपयोग में ले रहे हैं, उससे ज़्यादा इसकी दर नहीं है पुनर्जन्म की। पुनर्जीवित होने की दर उससे भी कम है। यदि हम 4 चीज़ों को उपयोग में ले रहे हैं, मतलब कोयले की बात करें तो 4 किलो कोयला ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली वो 4 किलो कोयला वापस से हमको मिल ही जाए। वो बहुत ही समय बाद उसका कुछ पार्ट हमको मिल सकता है। अब जैसे हमने कुछ घटकों के साथ परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का जो तुलना की थी, उसी के आधार पर अभी उसी प्रकार से उन्हीं घटकों के साथ हम नवीनीकरण और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों की तुलना करते हैं। सबसे पहले अर्थ, नवीनीकरण का अर्थ क्या है, गैर नवीनीकरण का अर्थ क्या है। नवीनीकरण को ही अक्षय कहते हैं, ध्यान रखना, नवीनीकरण को ही अक्षय कहते हैं क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं हो सकते, इनका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, उन संसाधनों से है जो कम समय में प्राकृतिक रूप से खुद को बदल देते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। गैर नवीनीकरण संसाधन वे हैं जो निकट भविष्य में खुद को बदलने में सक्षम नहीं है। बहुत निकट भविष्य का मतलब हो गया कि लंबे समय बाद हमको वो चीज़ वापस से मिल सकती है, लेकिन तुरंत नहीं मिल सकती। सूर्य का प्रकाश है, हम भले कितना ही यूज करें, नेक्स्ट डे हमको उतना ही मिलेगा जितना पहले दिन मिल रहा था। लेकिन एक कोयले को हम आज पूरा खत्म कर दे तो हमको कोयला वापस मिल जाएगा कुछ हजारों साल बाद, लेकिन अभी वो कोयला जो हमने खत्म कर दिया वो वापस से हमको मिलने वाला नहीं है। तो ये जो अंतर है इसका अर्थ के आधार पर। उसके बाद प्रकृति की बात करें तो नवीनीकरण संसाधन सतत बने रहते हैं, यानी कि इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये हमेशा हमको मिलते रहेंगे। जबकि अनवीनीकरण संसाधन की एक लिमिट होती है, इनकी एक हद होती है, ये एक लिमिट के बाद मिलना बंद हो जाएंगे। उपस्थिति की बात करें तो ये जो नवीनीकरण संसाधन है ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है, बहुत सारे हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अनवीनीकरण जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है, खत्म हो सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूलन की बात करें तो नवीनीकरणीय जो सोर्स है ये प्रकृति के अनुकूल होते हैं, इनसे प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ये प्रकृति को प्रदूषित नहीं करते हैं। जबकि अनवीनीकरण संसाधन प्रकृति के अनुकूल नहीं है, ये प्रकृति को प्रदूषित करते हैं। लागत की बात करें सेम वही घटक है सारे। नवीनीकरण संसाधनों की लागत कम होती है जबकि इनकी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। नवीनीकरण की दर, तो नवीनीकरण की दर खपत की दर से अधिक होती है जबकि इसमें नवीनीकरण की दर खपत की दर से कम होती है। तो ये तो बात हुई हमारे इन संसाधनों के बारे में केवल। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं, किस किस आधार पर है, स्वयं की है कि केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है, किस जल विद्युत परियोजना है कि तापीय है कि गैसीय है, परंपरागत है कि गैर परंपरागत है, सारी बातें हम यहाँ पे इस आगे वाले टॉपिक में हम करने वाले हैं। देखिए कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये आंकड़े जो है ये हमारे आंकड़े जो है वो दिए हुए हैं, यहाँ से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सीधा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में विद्युत ऊर्जा के स्रोत अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट में और कुल का प्रतिशत, कुल का कितना प्रतिशत यहाँ से मिलता है। ये आंकड़े जो लिए गए हैं ये सारे आंकड़े
जो लेटेस्ट हमारा जो आर्थिक समीक्षा है 2021 उससे ली गई है। तो देखिए राजस्थान के लिए जो विद्युत ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें कौन से सोर्स से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तापीय ऊर्जा की। तापीय ऊर्जा जो कोयले से मिलती है उसकी क्षमता है 13,475.46 मेगावाट, जो कि कुल ऊर्जा का 57.8% है। यानी कि सर्वाधिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो कोयले पर आधारित है, तापीय ऊर्जा है। दूसरा नंबर है जल विद्युत। जल विद्युत से जो उत्पादन होता है वो होता है 1757.95, 7.5% कुल का। गैस से आधारित जितने भी जो परियोजनाएं हैं उनसे जो विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है वो होती है 824.62, जो कि 3.5% है कुल का। अणु शक्ति से 456.74, जो कि 1.9% है। सौर ऊर्जा से सौर ऊर्जा से ज़्यादा प्राप्त हो रही है 2970.60 मेगावाट, जो कि 12.7% है। उसके बाद यहाँ पे है, एक मिनट इसको उठा के इधर उधर कर सकते हैं क्या, इसको यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से 3,734.10 मेगावाट, जो कि 16% है। और बायोमास से भी उत्पादन हो रहा है लेकिन 101.95, जो कि 0.4% है। और जो राजस्थान में कुल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो 23,321.40 मेगावाट, 23,321.40 मेगावाट, लगभग 100% मतलब कंप्लीट जो ऊर्जा है वो है 23,321.40%, 40 मेगावाट, 23,321.40 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग। देखिए यहां से देखिए राज्य में मार्च 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता जो थी वो थी 21,979। अधिष्ठापित क्षमता में 2021-22 में दिसंबर 2021 तक 1,342.50 मेगावाट की वृद्धि हुई, और दिसंबर 2021 तक जो है क्षमता बढ़कर के 23,321.40 मेगावाट हो गई, जो कि हमने पीछे पढ़ी है। ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना कौन से सोर्स से सबसे ज़्यादा हो रही है और सबसे कम कौन से सोर्स से हो रही है। तो सबसे ज़्यादा हो रही है तापीय ऊर्जा, जो कि कोयले पर आधारित है 57.8%, यानी कि लगभग कुल ऊर्जा का 58%। और सबसे कम हो रही है बायोमास से, जो कि मात्र 0.4% है। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा से। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पवन से, और थर्ड नंबर सौर ऊर्जा से। फोर्थ नंबर पे आता है जल विद्युत, और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा गैस आधारित, और सिक्स्थ नंबर पे आता है अणु शक्ति, और सबसे लास्ट में आता है बायोमास। तो इस तरीके से ये ऊर्जा का वर्गीकरण हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ अधिनियम वगैरह जो भी कुछ है इससे संबंधित, कौन ऊर्जा को उत्पादन करता है, कौन वितरण करता है, और कौन जो है इसको इसका लेखा जोखा रखता है, वो सब चीज़ों की बात हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए राज्य में राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 को 1 जून 2020 को लागू किया गया, और इस अधिनियम के तहत 19 जुलाई 2020 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल स्थापित किया गया। जो विद्युत मंडल था उसका विभाजन किया गया, उसके कार्य को बांट दिया गया, जो कि जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जो 1 जुलाई 1957 को बना था उसको बांट दिया गया 5 भागों में। 5 कंपनियों को इसको बांट दिया गया। उन 5 कंपनियों के नाम, वो क्या क्या काम करती हैं वो देखिए। सबसे पहली कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि विद्युत का उत्पादन करती है RVUNL। इसका मुख्यालय है जयपुर में, और ये राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, ये उत्पादन का कार्य करती है। दूसरा नंबर पर है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ये इसका भी मुख्यालय जयपुर में है, और ये जो है राज्य में विद्युत ग्रिड स्टेशन
विद्युत लाइनों एवं प्रसारण तंत्र के संधारण एवं संचालन का कार्य करती है, यानी कि ये रखरखाव का कार्य करती है। फिर उसके बाद तीन जो ये है, ये वितरण का कार्य करती है। ये तीनों कंपनियां जो है वितरण का कार्य करती हैं। पहली कंपनी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JVVNL, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और ये 12 निगम राज्यों को, जो ये राज्य निगम राज्य के 12 जिलों को विद्युत का वितरण करती है। 12 जिले कौन कौन से आते हैं JVVNL में? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आते हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, बारा, बूंदी, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़, इन सब जगह पे ये वितरण करती है। दूसरी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, AVVNL, इसका मुख्यालय अजमेर में है और ये 11 जिलों को विद्युत का वितरण करती है। 11 जिले कौन से हैं? झुंझुनू, सीकर, नागौर जिले की पंचायत समिति लाडनू क्षेत्र के अतिरिक्त, अच्छा झुंझुनू सीकर ये तो है, लेकिन नागौर में जो लाडनू क्षेत्र है उसको छोड़ दें तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में विद्युत वितरण का कार्य करती है 11 जिलों में। उसके बाद लास्ट तीसरी है जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JVVNL, इसका मुख्यालय जोधपुर में है और ये 10 जिलों को विद्युत का वितरण करती है। 10 जिलों में आता है जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, नागौर की जो लाडनू पंचायत बच गई थी वो इन सब जगह ये है विद्युत का वितरण का कार्य करती है। ठीक है। राजस्थान राज्य का ऐसा पहला, राजस्थान जो है वो देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को अपनाया है। एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को अपनाया है। देखिए यहाँ तक हम आज कर लेते हैं, अब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे तो अभी भी लंबी होने वाली है, थोड़ा एक दो कर लेते हैं, पर फिर ये अब अगर आज करेंगे तो कल फिर समझ में आएगा कि नहीं, पता नहीं। एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, फिर देखेंगे। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की जा चुकी है। गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो नवीन ऊर्जा के स्रोत अभी निकल के आए हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, अक्षय ऊर्जा जिसको कहा है, भारत में अक्षय ऊर्जा निगम कार्यरत है, जिसका गठन अभी 2002 में हुआ था। 9 अगस्त 2002 को राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन को मिलाकर के किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। विद्युत उत्पादन की बात करें तो ये पुराने आंकड़े हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि नए आंकड़े मैंने अभी अभी बता दिए हैं पहले, तो ये छोड़ देना, ये हमारे पुराने आंकड़े हैं। LED और ऊर्जा संरक्षण मिशन, LED और ऊर्जा संरक्षण मिशन 8 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा LED और ऊर्जा संरक्षण मिशन की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की गई थी। LED और ऊर्जा संरक्षण मिशन की शुरुआत 8 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने और संप्रेषण व वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना, तो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना, ये थी कुछ योजनाएं। अब कुछ परियोजनाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले राजस्थान की विद्युत परियोजना, जिसमें 3 तरीके की परियोजनाएं शामिल है। एक तो राज्य की स्वयं की परियोजना, एक साझेदारी की परियोजना और एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं। अब राज्य की जो खुद की परियोजनाएं हैं उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले स्वयं की परियोजना में जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी हैं? तापीय परियोजना भी है, गैस आधारित परियोजना भी है और गैर परंपरागत परियोजनाएं भी हैं। तो देखिए जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे पहली है माही लघुपन परियोजना। माही लघुपन परियोजना, अनास परियोजना, जाखम बांध लघुपन परियोजना, ये है।
तापीय परियोजना में कोटा, सूरत, गिराल, छबड़ा, बरसिंहसर और काले सिंध, ये तापीय परियोजनाएं। गैस आधारित परियोजनाएं हैं धौलपुर, रामगढ़, झामर कोटड़ा में। और गैर परंपरागत परियोजनाओं की बात करें तो गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें यानी कि नवीनीकरण स्रोतों की बात करें तो पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा के जैसलमेर में, जोधपुर में, चित्तौड़, बाड़मेर और सीकर में। जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़, बाड़मेर, जैसलमेर यानी यूं कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में लगभग ये ज़्यादा हवा चलती है, पवन चलती है, तो पवन ऊर्जा वहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद बात करें सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा में खींवसर नागौर में, रिलायंस द्वारा स्थापित, दुड़सर, पोखरण जैसलमेर में, फागी जयपुर में, धूनिया, ओसिया जोधपुर में। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, सिरोही, जयपुर और झुंझुनू, इन सब जगह पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। बायोमास की बात करें, जो कुल ऊर्जा का उत्पादन है उसमें सबसे कम इसका हिस्सेदारी है बायोमास से संबंधित, तो वो है पदमपुरा गंगानगर, खातौली उनियारा, रंगपुर कोटा, कोटपुतली जयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, पचार बारा, संघरिया हनुमानगढ़, रामपुर सिरोही, कचला साचौर जालोर, मेड़ता नागौर, छींच बांगीदोरा बांसवाड़ा। अब देखिए इधर पहले बात कर लेते केंद्र सरकार की जो परियोजना है उनकी। तो केंद्र सरकार की परियोजनाओं में जल विद्युत की अगर बात करें तो नाथपा झावकरी, सलाल परियोजना, टनकपुर परियोजना, चमेरा, उरी, धौलीगंगा, टिहरी, दुलस्ती और पार्वती। तापी परियोजनाओं की बात करें तो सिंगलोरी, रिहंद, ऊंचाहार, फरक्का, कहलगांव, तलचर, कोलबांध। गैस की बात करें तो अंता, ओरिया और दादरी। परमाणु की बात करें तो राजस्थान अणु विद्युत शक्ति गृह। इसके बाद साझेदारी वाली बात करें तो साझेदारी में है जल विद्युत में भाखड़ा नांगल, व्यास, चंबल, राहूघाट, माही बजाज सागर। और तापीय में केवल एक है सतपुड़ा। यहाँ पे हमने सिर्फ इनको देखा है, अब कंप्लीट इसकी ये जो सारी परियोजनाएं हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सी परियोजना कहाँ स्थित है, किसके द्वारा स्थित है, कितने इसमें उत्पादन होता है, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपने अंत तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।